be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जो साफ साफ शॉकिंग भी है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, और उसके अराउंड बहुत ज्यादा डिबेट भी हमें देखने को मिल रही है। और ये वीडियो है जिसके अंदर जो एक्स या फॉर्मर सीनियर ईरानियन कमांडर हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि सऊदी अरेबिया के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है। और फिर उसके बाद दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं और सवाल सबसे पहले खड़ा होता है पाकिस्तान के ऊपर। क्या जो पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, और जब आप मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं तो पाकिस्तान अकेला ऐसा मुस्लिम नेशन है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, क्या उन्होंने अपने सीक्रेट्स को लीक किया है सऊदी अरेबिया को, जिसकी वजह से फॉर्मर और एक्स ईरानियन कमांडर ये शॉकिंग क्लेम कर रहे हैं। हालांकि अभी ये कम रिपोर्ट किया जा रहा है, कम मीडिया हाउसेस को कवर कर रहे हैं, लेकिन एक दो दिन में आप देखेंगे हर जगह इसके बारे में बात की जाएगी। अब होता यह है कि जो हुसैन कनानी है वो ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया वर्ल्ड को यह दिखाता है कि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बट सच्चाई यह है कि ये ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। और यह चीज इजराइल और यूएस दोनों जानते हैं, दोनों अवेयर हैं कि सऊदी अरेबिया का न्यूक्लियर वेपन का स्टेटस क्या है, क्या इनके पास में है या नहीं है। बट कंफ्यूजन और डिबेट क्यों खड़ी हो रही है, और ऐसा इसमें शॉकिंग बात क्या है? शॉकिंग बात तो इसलिए है क्योंकि अभी आप देखते हैं जब मिडिल ईस्ट के अंदर तो इजराइल के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि हां उनके पास में न्यूक्लियर वेपन है, और इवन जब भी रिपोर्ट्स मेंशन होती है तो इजराइल को एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री का दर्जा दिया भी जाता है। बट मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा हमें सिर्फ यह सुनने को मिलता है कि हां ईरान जो है अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है जिससे कि वो न्यूक्लियर वेपन बना पाए, पर सऊदी अरेबिया का कभी नाम नहीं आता। हां, अटकलें पहले भी लगाई गई हैं, रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं, बट आगे बढ़ने से पहले ये कंफ्यूजिंग क्यों है, शॉकिंग क्यों है, आप एक बार के लिए वो वीडियो क्लिप देखिए जहां पे ये शॉकिंग क्लेम करते हुए नजर आते हैं। और जब इनसे एविडेंस मांगा जाता है तो एविडेंस के रूप में ये अपने इन्फॉर्मर के बारे में भी बताते हैं। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। The Saudi Arabia at this time, I have information, very information about this and intelligence that Saudi Arabia at this time, they have a nuclear bomb and activities the United States know very well. But Saudi, hold on. You just said Saudi Arabia right now already has nuclear capability. They have the ability to use a nuclear bomb. yes, that's right. Right now. Yes, right now. How do you know that? We have a lot of information from the other Arab countries. For example, some Yemeni working in. अब इन्होंने यहां पे कहा कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर न्यूक्लियर साइट है वहां पे यमनी काम करते हैं और उनके साथ हमारा कांटेक्ट है, और काफी सारी और अरब कंट्रीज भी हैं जहां से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन आती है कि सऊदी अरेबिया के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है। बट सऊदी अरेबिया तो ऑफिशियली ये कहता है कि हम कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब ओन नहीं करते। और सबसे खास बात यह है कि एक ऐसी ट्रीटी का हिस्सा है जिसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको अगर एक बार आप साइन कर लें तो आप ये एग्री करते हैं कि हम फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। लेकिन हां, सऊदी लीडर्स हो या फिर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस हो, उन्होंने बार बार यह कहा है कि अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन लगते हैं तो हमें टाइम भी नहीं लगेगा। अब वन बाय वन डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें डिबेट है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कहां से ये रूमर निकल के आते हैं। देखिए, रूमर तो बहुत सालों से, बहुत दशकों से है, जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम चला रहा था तब से है। लेकिन अभी रिसेंटली ये रूमर तब आते हैं जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं सितंबर 2025 के अंदर, जहां पे जो नेटो का आर्टिकल 5 है ना कि एक देश पे अगर अटैक होता है तो यह समझा जाएगा कि हमारे ऊपर भी अटैक है, सेम क्लॉज यहां पे डाला जाता है। और जब यह एग्रीमेंट साइन होता है तो एक्सपर्ट्स इसको अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं, और स्पेशली किस कंटेक्स्ट में यह सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। क्योंकि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को अगर आप देखेंगे तो
पिछले कुछ 2-3 सालों से, अब हालांकि मिडिल ईस्ट हमेशा से हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन उस टाइम क्या सिचुएशन थी? एक तरफ इजराइल और गाजा के अंदर वॉर चल रही है, इजराइल हमास की वॉर 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। उसके बाद में हमें इजराइल और ईरान की 12 दिन की वॉर देखने को मिलती है, जिसमें इजराइल ने भी अटैक किया ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटी पे, इवन यूएस ने भी बॉम्बिंग करी। फिर माहौल थोड़ा शांत हो ही रहा था कि इजराइल जो है एयर स्ट्राइक कर देता है कतर के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल वहां यह खड़ा हो जाता है कि जब यूएस ये कहता है कि हम एक सिक्योरिटी अलायंस के तहत गल्फ नेशंस को या गल्फ स्टेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और इजराइल जो यूएस का अलाई है और वो जाके कतर में बॉम्बिंग कर दे, तो पूरे के पूरे डिप्लोमेटिक सिचुएशन या फिर सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। एंड देन उसके जस्ट बाद हमें ये एग्रीमेंट देखने को मिलता है। इसकी इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। पर जो इसके बाद में क्लेम आते हैं, इनिशियली ये कहा जाता है कि सिर्फ इसमें हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, आपस में दोनों कंट्री जो है इंटेलिजेंस को शेयर करेगी, जिससे एक दूसरे को ये प्रोटेक्ट कर सकें, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो मिल सके, जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हुए नजर आएंगे। पर जैसे ही एग्रीमेंट बाहर आता है, एक क्लॉज और निकल के आता है कि क्या पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है अपने प्रोग्राम के तहत, क्या वो सऊदी अरेबिया को देगा अगर सऊदी अरेबिया को कभी डेंजर लगता है तो। अब इनिशियली तो पाकिस्तान ये कह देता है कि हाँ, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन बी मेड अवेलेबल टू सऊदी अरेबिया अंडर डिफेंस पैक्ट। ये कह दिया जाता है उस टाइम पे, मतलब सऊदी अरेबिया को अगर प्रोटेक्शन चाहिए होगी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड कर देगा। बट फिर उसके बाद में जब प्रेशर क्रिएट होता है, जब केओस होता है, तो पाकिस्तान के ऑफिशियल इस स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि न्यूक्लियर वेपन्स डायरेक्टली इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, तो फिर आप किसी और तरीके से दे देंगे। तो पहला रूमर या पहला डॉट यहां से कनेक्ट होता है। रिसेंटली बात कर रहा हूं, पास्ट की बात अभी करेंगे। फिर जो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि चाहे से पाकिस्तान ये चीज माने या ना माने कि इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत वो न्यूक्लियर वेपन देंगे या नहीं देंगे, या इसमें क्लॉज है या नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट वन टू गिव इट। अब एक तरफ इजराइल ये नहीं चाहता कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आए, तो क्या आपको लगता है कि यूएस जैसे कितना ही अलाय हो सऊदी अरेबिया का, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इस रीजन के अंदर यूएस का, सऊदी अरेबिया, तो क्या यूएस और इजराइल अलाउ करेंगे सऊदी अरेबिया के पास में वेपन हो? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप पीछे जाएंगे, मतलब ये 2013 का एक आर्टिकल है जहां पे मार्क अर्बन, जो कि डिप्लोमेटिक और डिफेंस एडिटर हैं, उन्होंने ये कहा कि जब पाकिस्तान 70s और 80s के अंदर अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बना रहा था ना, तो उसमें वन ऑफ द फाइनेंसर सऊदी अरेबिया भी था, और उसमें एक क्लॉज था कि अगर हमें कभी एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन की जरूरत पड़ी तो आप हमें हमारी इच्छा के अनुसार इसको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ईरान को काउंटर करना है। यह सऊदी अरेबिया ने शर्त रखी थी जब वो फाइनेंस कर रहे थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को। और यहां तक कि ये प्रूफ भी देते हैं। इन्होंने कहा कि मैं एक बार एक नेटो डिसीजन मेकर है उनसे बात कर रहा था, और उन्होंने ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखी है जहां पे जो न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में बनाए गए ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी अरेबिया और नाउ सिटिंग रेडी फॉर डिलीवरी। मतलब एक बार अगर पता चल जाए कि सऊदी अरेबिया को किसी भी वजह से भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, पाकिस्तान पहुंचा देगा। यहां तक कि एमोस यादलीन, जो कि एक फॉर्मर हेड है इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के, उन्होंने यह कहा स्वीडन की कॉन्फ्रेंस में कि अगर ईरान को आज बॉम्ब मिल जाए, आज वो न्यूक्लियर वेपन अगर पालें, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के पास भी वेपन होगा। क्यों? क्योंकि दे हैव ऑलरेडी पेड फॉर द बॉम्ब, दे विल गो टू पाकिस्तान एंड ब्रिंग व्हाट दे नीड टू ब्रिंग। ये दूसरा पॉइंट है। इवन एक्स सीआईए ऑफिसर बार्लो ने भी यह कहा था कि इनिशियली जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एम्बिशन थी, न्यूक्लियर वेपन को बनाने की कोशिश थी, वो काउंटर करना चाहते थे सिर्फ इंडिया को, लेकिन धीरे धीरे ये इस्लामिक बॉम्ब में कन्वर्ट होता रहा। यानी कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर पाकिस्तान के जो भी सगे संबंधी हैं या फिर जिन भी नेशन के साथ में उनके अच्छे रिलेशन है, उनको अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान विल बी वेरी हैप्पी टू सप्लाई दिस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम और न्यूक्लियर वेपन टू देम। और इसीलिए इसे इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है। और जब इस इस्लामिक बॉम्ब के कंट्रोल के ऊपर सवाल आता है, तो फिर एक और एक्स-सीआईए थे जॉन किरियाको, उन्होंने यह कहा कि यूएस पूरा का पूरा कंट्रोल करता है इस्लामाबाद न्यूक के, और इसके पीछे है परवेज मुशर्रफ, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने हैंडओवर कर दिया था पाकिस्तान का न्यूक्लियर कंट्रोल टू यूएस। ये एक्स-सीआईए ऑफिसर बोल रहा है। बट हम इसे इस्लामिक बॉम्ब क्यों बोल रहे हैं? अब इस्लामिक बॉम्ब तभी बन जाता है जब पाकिस्तान को बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड से फाइनेंशियल बैकिंग आती है, चाहे लीबिया हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, अर्ली ईयर्स में इनके द्वारा बैकिंग दी गई, फाइनेंशियल बैकिंग। और वेस्टर्न इंटेलिजेंस और मीडिया तो यह कहने लग गई थी कि ये जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है ये खुद के न्यूक्लियर एम्बिशन के लिए नहीं है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड के लिए है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इस्लामिक बॉम्ब, जो कि लार्जर जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके इंटरेस्ट को सर्व करेगा।
और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है कि वो जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके ऊपर उसका हक हो या फिर उसकी डोमिनेंस हो। जिस तरीके से ईरान चाहता है, सऊदी अरेबिया चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर, वैसे पाकिस्तान भी चाहता है। इसलिए अभी रिसेंटली आसिम मुनी ने यह कहा था कि वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ मक्का एंड मदीना। सो दे ऑल आर चैलेंजिंग टू ईच अदर। बट सबसे खास बात यह थी कि सीआईए और इजराइल इनिशियली इस बॉम्ब को एक थ्रेट मानते थे, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स में यह आता है कि जब न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहा था तो हालांकि यूएस को पता था इसके बारे में, ऐसा नहीं है, यूएस को पता था, इंडिया को पता था, इजराइल को पता था। बट इजराइल उस टाइम पे यह सोचता था कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है वो इंडिया को काउंटर करने के लिए है, और इजराइल नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा नेशन आए जो डेवलप कर पाए। तो एक बार के लिए वो पाकिस्तान को थोड़ा सा कम टारगेट पे रखते थे, बट रखते जरूर थे। तो जब सीआईए और इजराइल ये देखते हैं कि इवेंचुअली तो मिडिल ईस्ट पे कभी ना कभी जो भी एडवर्सरीज हैं, जो दुश्मन है इजराइल के, यूएस के, उनके पास अगर ये पहुंच गया तो सबसे बड़ा थ्रेट है। फिर सीआईए को यह लग रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने कॉन्टैक्ट नॉर्थ कोरिया के साथ एस्टेब्लिश कर रहा है, ईरान के साथ एस्टेब्लिश कर रहा है, लीबिया के साथ एस्टेब्लिश कर रहा है, तो मे बी इन फ्यूचर दीज कंट्रीज विल ऑल्सो हैव। तो चाहे से इजराइल हो या यूएस हो, दोनों के इंटरेस्ट को हार्म किया जा रहा था। और यूएस इंटेलिजेंस को यह भी पता था कि अगर पाकिस्तान सक्सीड हो जाता है तो यह एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस हमें देखने को मिलेगी। तो क्या फिर इंडिया और इजराइल ने कोई कोशिश नहीं करी? बिल्कुल कोशिश करी थी। और ये फॉर्मर सीआईए ऑफिसर ये कहते हैं कि एक हिडन अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया और इजराइल को लेके, कि जो 1980s में न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहा था पाकिस्तान की कहूता न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी में, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। इजराइल ने यह कहा कि हम आपको एयर स्ट्राइक एक्सपर्टीज देंगे, जिस तरीके से इन्होंने इराक के ओसिराक रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया था 1981 के अंदर। और वहीं पे इंडिया की रॉ और एयरफोर्स ये कहती है कि हम आपको ऑपरेशनल बेसिस प्रोवाइड करेंगे जहां से आप टेक ऑफ ले सकते हैं, आ सकते हैं, चाहे से वो जम्मू में हो या गुजरात एयर बेसिस में हो। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा क्या हुआ कि ये मिशन रोकना पड़ा? सीआईए ने इस प्लान के बारे में वो अवेयर हो जाता है और वो पाकिस्तान को वार्न कर देता है। अब हालांकि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आएगा कि एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हमें देखने को मिलेगी। जब आप न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ही बना रहे हो, डेवलप ही कर रहे हो, तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो न्यूक्लियर वेपन वॉर कहां से देखने को मिलेगी? बट उसके पीछे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एक रीजन देते हैं कि अगर उस टाइम यूएस इस प्लान को अलाउ कर देता, या फिर इजराइल और इंडिया इन न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते, तो पाकिस्तान चाइना की गोद में जाके बैठ सकता था। और वो चीज यूएस को बिल्कुल गवारा नहीं थी। और आप ये भी सोचिए ना कि कोई तो ऐसा प्लेयर होना चाहिए, जब चाइना का राइज हो तो उसको काउंटर करने के लिए हो, इंडिया का राइज हो तो काउंटर करने के लिए हो, ईरान का राइज हो तो काउंटर करने के लिए हो। तो यूएस को यह पता था, लॉन्ग टर्म उनका प्लान था कि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन आ रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है इस मिशन को। एंड देन अगला पॉइंट यह आता है कि अगर यूएस और इजराइल अवेयर हैं इसके बारे में, देखो यह तो तय है कि अगर ईरान के पास में बॉम्ब आता है तो सऊदी अरेबिया के पास में बॉम्ब आएगा। जिस तरीके से डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिस तरीके से इन्होंने फाइनेंस किया है, वो तो पूरा तय है। और इसी का लेवरेज उठा के, इसी को कैपिटलाइज करके यूएस ने सऊदी अरेबिया प्रेशर किया। ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं तभी अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ, जिसका मतलब यह था कि इजराइल और काफी सारे अरब नेशंस का, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया का, हम एक अच्छे कमर्शियल और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें, जहां पे इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इस बारे में भी बात होती है। हालांकि जो बातचीत थी वो स्टॉल हो गई थी, बट अंडरस्टैंडिंग दोनों और तीनों नेशन के बीच में थी इसके बारे में। तो ये इसलिए मैटर है कि अभी सिचुएशन ऑलरेडी टेंस है मिडिल ईस्ट में, जब आप यूएस और ईरान को लेकर बात करते हैं। और अगर सऊदी अरेबिया के पास में भी न्यूक्लियर वेपन है और आ जाते हैं, तो आपको नई रीजनल आर्म रेस देखने को मिलेगी। और फिर हर एक रीजन की इस पूरी न्यूज पे या फिर पूरे डेवलपमेंट पे नजर होगी। और सबसे बड़ी बात, जब यूएस और रशिया के बीच में जो स्टार्ट ट्रीटी होने वाली थी, जिसमें वो लिमिट करते थे न्यूक्लियर वेपन को, वो एक्सपायर हो चुकी है। तो अब ऑर्डर है कि क्या न्यूक्लियर वेपन रेस बढ़ेगी। और ये हर जगह आर्टिकल लिखा जाता है कि अब आप रिस्क देख सकते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का। और जो अभी यूएस और ईरान के बीच में टेंशन है, जहां पे यह बात की जा रही है, जो ओमान के अंदर मीडिएशन हुआ, जब ओमान मीडिएटर था इजराइल और ईरान और यूएस ऑफिशियल के बीच में, जहां पे वो नहीं चाहते कि ईरान जो है न्यूक्लियर अरेंजमेंट ना करे। और हालांकि हो सकता है ईरान इस बात पे मान भी जाए कि हाँ ठीक है, हम न्यूक्लियर अरेंजमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन तक नहीं जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर अटैक नहीं होना है तो उसके पहले दो तीन रिक्वायरमेंट होगी।
एक डिमांड होगी कि आप एनरिचमेंट नहीं करेंगे, दूसरा आप जो बैलिस्टिक और मिसाइल प्रोग्राम है आप उसको खत्म करेंगे या कम करेंगे। लेकिन ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पे नहीं मानेगा और यही चीज ईरान अब कह रहा है कि भाई नॉन नेगोशिएबल है हमारे लिए मिसाइल प्रोग्राम, हम उस पर गिव अप नहीं कर सकते हैं, उसी पे कोई हम टर्म्स और कंडीशन पे नहीं आ सकते हैं। अब हालांकि क्या होता है सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में तो वो बाद में पता चलना पड़ेगा, लेकिन आई होप अब एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू। आगे जाने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फरवरी 15 2 स्लॉट 9:30 2:30 बजे। और ऐसे ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यूपीएससी के फॉर्म फिलअप करने में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको गाइड किया जाएगा हमारे मेंटर्स के द्वारा, कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।